और यह पसीना किस लिए बहाया है? अब हंसता क्यों है बे? हमने भी अपनी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। भला ये तक क्या चीज है? इसे सीधा कर यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी के कमरे से चद्दर और दरी लिया इसके ऊपर बिछाने के लिए। कल जो धोबी कैसे आई है भाई, जल्दी जा। मैं कहती हूँ तुम्हें इतना धोती की क्या जरूरत पड़ गई? धोती? अभी तो बदल कर आई हो, फिर न जाने किस लिए। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था कि धोबी क्या से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। अच्छा जा, पूजा वाली कोठी में लकड़ी के तख्ते पे धुले हुए कपड़े रखे हैं, उनमें से एक चद्दर उठा ला। और दाढ़ी? यही पड़ी तो है कोने में। जल्दी जा। कॉर्डलेस लीजिए। पर तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी के कारण से सारी मेहनत में पानी फिर जा, तो मुझे दोष मत देना। तो मैं क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने पढ़ा लिखा कर सर चढ़ा रखा है। मेरे तो ये पढ़ाई के जंजाल समझ में आते ही नहीं है। हमारा जमाना अच्छा था। पढ़ लिख गिनती सीख लिया, बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सुनो सभी, मैं कहती हूँ एक बात। सुनो सभी, मैं कहती हूँ एक बात। स्त्री सुबोधनी पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो, यही है सत्य बात, यही है सत्य बात। हाँ, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? क्यों? दो तरह का होता है। पहला इंसान का बनाया हुआ, इसे जब चाहे तब चला के रोक लो। और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, एक बार रिकॉर्ड चढ़ा तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। हाँ, इन्हें तो बस ठिठोली सूझती रहती है। ये नहीं कि अपनी बेटी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी होगी उन लोगों के आने में। तो क्या हुआ? इन्होंने ही कहा था कि जरा ठीक ठाक करके लाना। आजकल लड़की कितनी भी सुंदर हो, बिना टीप टाप के भला कौन ही पूछता है। इसी मारे मैंने उसके सामने बॉर्डर वॉर्डर भी रखा था। पर मजाक लड़की चीजों को छुए, मैं तो बाज आई इस लड़की से। ओह, ना जाने कैसा दिमाग है इस लड़की का। वरना आजकल की लड़कियों के सारी तो पाउडर का कारोबार चलता है। और हाँ, उमा जैसी की लड़कियों की वजह से कारोबार बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा। मैंने तो पहले ही कहा था, सिर्फ एंट्रेंस पास करा देते, लड़की हाथ में होती, उतनी परेशानी भी ना उठानी पड़ती। चुप चुप, तुम्हें कतई अपने सवाल पे लगाम नहीं है। कल ही बता दिया था उन लोगों के सामने सब ढंग से होगा। अभी सब बात उगलने लगी, ना जाने उनके आने तक क्या हाल करोगे। अच्छा बाबा, मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे बस मेरा काम बता दो। जाओ, उमा को जैसे हो तैयार करो, ऑर्डर से ही। वैसे कौन बुरी है मेरी बेटी? और हाँ, नाश्ता तैयार है ना? नाश्ता तैयार है, मिठाई वे लोग कम ही खाएंगे, फल रखे हैं, चाय टोस्ट तैयार है। मगर मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। क्या मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस्मत पर यह बात याद आ रही है। जानती हो ना मक्खन वाली की दुकान कितनी दूर है? अब यह रतन यहाँ काम करेगा कि मक्खन लाएगा? ओह, यहाँ का काम कौन सा ज्यादा है? नाश्ता तैयार है, बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज तुम खुद ले आना, तब तक रतन मक्खन लेकर आ ही जाएगा। दो ही आदमी तो है और दोनों की अकल एक जैसी। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा धुंधड़ का। क्या कहे, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है। उमा से कह देना जरा करीने से आ, इनके तक क्या दूसरी खा लो पे। अरे भाई, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की ऐसे चाहते हैं जो कम पढ़ी लिखी हो। और लड़का? बताया तो था, अगर बाप शेर है तो बेटा सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा, तालीम का दूसरा। बाबूजी बाबूजी, क्या है? कोई आ रहे हैं। अरे वे आ नहीं गए? तू गया नहीं मक्खन लाने? ओह, सब चौपट कर दिया। जल्दी जाके मक्खन ला, उधर से नहीं अंदर के दरवाजे से जा। और तुम जरा कह देना उमा गा देगी। ओह, इससे एक काम भी नहीं होता। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। आइए, इधर तशरीफ रखिए, बैठिए। और कहिए साहब, मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, टांगे वाला आपको जानता था, आखिर हमें तो यहाँ आना ही था, तो तकलीफ कैसी होती? हाँ, ये तो आपकी बड़ी
कृपा है, पर मैंने आपको तकलीफ तो दी। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी छुट्टियां नहीं थी, वीकेंड था सो चला आया। अच्छा, आपके कोर्स खत्म होने में साल भर रहा होगा? जी यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? जी हाँ, वो 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। बात यह है रामस्वरूप बाबू कि यह शंकर 1 साल बीमार पड़ गया था। क्या बताए, इन सभी को इसी उम्र से सारी बीमारियां सताने लगी है। तो साहब ये सब बात छोड़िए, खैर बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस? ओ अच्छा बिजनेस, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए साहब। नाश्ता? ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? हाँ, तकल्लुफ किस बात का साहब? आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, भला मैं गरीब आदमी किस काबिल हूँ? माफ कीजिएगा, अभी हाजिर हुआ। घर बाहर से तो बहुत अच्छी मालूम पड़ती है। जी अब देखना है लड़की कैसी होगी। जी बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ? जी कुछ नहीं। झुककर क्यों बैठे हो? सीधे होकर बैठो, ब्याह करने आए हो। सही कहते हैं तुम्हारे दोस्त, शंकर की बैकबोन। यह लीजिए साहब चाय। आखिर आप माने ही नहीं ना? हाँ, चीनी और लीजिएगा साहब। नहीं, अब तो ज्यादा चीनी लेने से भी डर लगने लगा है। क्यों साहब? जी सुना है सरकार ज्यादा चीनी लेने वालों पर भी टैक्स लगाएगी। हाँ, सरकार का जो चाहे मन करे, लेकिन अगर सरकार को आमदनी बढ़ानी है तो सिर्फ एक चीज पर टैक्स लगानी चाहिए। वह क्या है साहब? खूबसूरती पर टैक्स। हाँ। मजाक नहीं साहब, यह एक ऐसा टैक्स है कि वाला चू भी ना करे। बस शर्त यह है कि हर औरतों पर लागू कर दिया जाए और उन्हें उनकी खूबसूरती के हिसाब से अपने ऊपर टैक्स तय कर लेने बोल दिया जाए। फिर देखिए सरकार की आमदनी कैसे बढ़ जाती है। वाकई साहब, आपने खूब सोचा। अरे ये खूबसूरती का सवाल बड़ा ही बेढंग हो गया। हमारे जमाने में तो कभी उठता भी नहीं था। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। और शंकर बाबू, आपका क्या विचार है? जी किस मामले में? यही कि शादी तय करने में लड़की की खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए? मैंने आपको पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायती जरूरी है, चाहे वो ऐसे हो या पाउडर वगैरह लगा के। बात यह है साहब कि हम मान भी जाए, लेकिन घर की औरतें वो तो नहीं मानती है ना। आपकी लड़की तो ठीक है ना? वह तो आप देख ही लीजिएगा साहब। देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो गई है तो यह सब एक रस्म ही समझिए। हाँ, ये तो आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। चाय और लीजिए साहब। नहीं, पी चुका हूँ। जी आप? जी नहीं, अब यह सब खत्म करिए। अरे प्रेमा, जरा उमा से पान भिजवाना तो। आओ बेटी, लाओ यह पान मुझे दे। यह लीजिए। चश्मा? जी वो पिछले हफ्ते इसकी आंख दुखने लगी थी तो कुछ दिनों के लिए पहना है। ओह, तो कहीं ये पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं है? नहीं, वो मैंने आपको अर्ज किया ना। ओह, बैठ जाओ बेटी। बैठ जाओ बेटी। हाँ, चाल ठीक है, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? हाँ, बहुत अच्छा गीत गाती है। एक आध गीत सुनाओ बेटी। क्यों, क्या हुआ? गीत पूरा करो माँ। नहीं साहब, हो गया। आपकी बेटी अच्छा गाती है। हाँ बेटी, क्या तुमने कुछ पेंटिंग वगैरह भी सीखा है? हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया साहब। इस दीवार पे जो आप आकृति की तस्वीर देख रहे हैं, यह इसी ने तो बनाई है। ओह अच्छा, और सिलाई वगैरह? अरे साहब, सिलाई का क्या कहे, पूरे घर का जिम्मा इसी ले रखा है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। अच्छा, हाँ और बेटी, क्या तुमने कुछ पुरस्कार वगैरह भी जीता है? बोलो बेटी। जरा शर्माती है साहब, पुरस्कार तो इसने बहुत जीते हैं। इसे भी तो बोलने दीजिए। देखो बेटी, क्या कह रहे हैं? क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता।
इज्जत उतारने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। आप कुछ ऐसा ही समझिए। और हमारी बेइज्जती नहीं हो रही जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। जरा अपने साहबजादे बेटे से पूछिए कि पिछले फरवरी को ये गर्ल्स हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और कैसे भगाए गए थे। बाबूजी चलिए यहाँ से, ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या हॉस्टल तुम पढ़ी लिखी हो? जी हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई चोरी नहीं की, कोई पाप नहीं किया और ना ही आपके बेटे की तरह ताक झांककर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत का तो ख्याल है, पर जरा अपने बेटे से पूछिए कि नौकरानी से मुंह छुपाकर कैसे भागे थे। बाबूराम स्वरूप, तुमने हमारे साथ दगा किया है। तुमने कहा कि तुम्हारी बेटी बस इंटर तक पढ़ी है, लेकिन तुम्हारी बेटी तो बीए पास है। ओफो, झूठ बोलने का भी ठिकाना होता है। चलो बेटा जाइए, मैंने आपको रोका भी नहीं है। और जाते जाते जरा अपने बेटे से पूछिएगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। बाबूजी मक्खन, अब इस मक्खन का क्या करूं मैं? तो इस नाटक की शीर्षक रीढ़ की हड्डी से हमने शंकर की रीढ़ की हड्डी के बारे में नहीं, बल्कि समाज की रीढ़ की हड्डी के बारे में जाना है, जो बस पुरुष और महिला में समांतर भेद करके ही आ सकता है। सुन सहम हुआ बातें उमा की, सुन सहम हुआ बातें उमा की, और फिर राम स्वरूप के चकित नयन, चुप गया शर्म से एक पिता का मुखानन, एक पिता का मुखमान। उमा की कहानी से जाना